बहू, ओ बहू, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो। बहुत तेज से भूख लग रही है। सुबह नाश्ते में भी तुमने कचौरियाँ बनाई थी जो मैंने नहीं खाई थी। अब कुछ हल्का फुल्का सा खाना बनाया हो तो दोपहर में खाने को दे दो। दोपहर के 12 बज गए। भूख के मारे पेट की आग सिकुड़ी जा रही है। तभी रसोई से दंदनाते हुए बहू आई और कहती है, अभी 12 ही बजे हैं, शाम नहीं हुई है जो भूख के मारे मुझे इतना सुना रही हो। जब खाने का समय होगा तब तुम्हें खाना मिल जाएगा। सुबह से भूख भूख करने लगती हो। तुम्हारा बेटा दुकान से 2 बजे तक आता है, तभी हम खाना खाएंगे। तब तक चुपचाप से अपने कमरे में जाकर बैठो और मुझे शांति से खाना बना लेने दो। बहुत परेशान करती हो। 80 बरस की होने की हो, पता नहीं कितनी भूख लगती है। इतनी भूख तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं लगती जितनी भूख तुम्हें लगती है। तीनों टाइम खाने के लिए मांगती रहती हो। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, एक टाइम ही खाना खाया करो। जाओ चुपचाप अपने कमरे में बैठो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो। बहू की बातें सुनकर बेचारी अनीता जी बरामदे में रखे घड़े से पानी निकालकर घट-घट करके एक गिलास पानी पी जाती है। लेकिन पानी पीने के बाद भी उनकी भूख की आग शांत नहीं होती है। पेट को पकड़कर वह कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन आंखें घड़ी पर ही टकटकी लगाए बैठी है। कभी घड़ी को देखती है तो कभी दरवाजे की तरफ देखती है कि बेटा आज जल्दी आ जाए तो हमें खाना भी जल्दी खाने को मिल जाएगा। लेकिन बेटा भी अपने समय से पहले नहीं आया। पूरे 2 बजे अपनी दुकान से दोपहर में खाना खाने के लिए आया। जब बेटे ने खाना खा लिया तो अनीता जी अपने कमरे से निकल कर आई। बहू से बोली, बहू अब तो खाना दे दो। अब बेटे ने भी खाना खा लिया है। रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया तूने खाने में? मैंने तो छोले भटूरे बनाया है जो कि तुम खा नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ने सादा खाना खाने के लिए कहा है। तलब ना खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसीलिए तुम यह खाना नहीं खा सकती हो। बहू, सुबह भी तुमने कचौड़ी बनाई थी जो मैं नहीं खा पाई, और दोपहर में भी तुमने तेल मसाले वाला खाना बना लिया है। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी? बहू अंदर रसोई में गई और रात की बासी 4 रोटी उठाकर अचार के साथ एक थाली में अनीता जी के सामने पटक देती है और कहती है, यह लो, यह रात की 4 रोटियां खा लो, इससे तुम्हारी पेट की आग शांत हो जाएगी। अनीता जी बहू से कहती है, अचार से रोटी नहीं खाई जाएगी, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध दे दो, मैं दूध से खा लूँगी। पहले उनको धुल दो। सुबह से रसोई में खाना बनाने में लगी हुई हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, अपने कमरे में पूरा दिन बैठी बैठी आराम फरमाती रहती हो। इतना कह के बहू खाने की थाली को रख के अपने कमरे में चली गई। अनीता जी को भूख बहुत तेज से लगी थी। बासी रोटियों को अचार के साथ ही जल्दी 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 खाने लगती हैं। बासी रोटी को अचार के साथ जल्दी जल्दी खाने की वजह से उनको ठसका लग जाता है। बहुत तेज तेज खांसी आने लगती है। सारा खाना खांसी के साथ बाहर निकल गया। अनीता जी जल्दी से पानी पीकर किसी तरह अपनी खांसी पर काबू पाती हैं, लेकिन इतने में ही उनकी बहू ऋचा अंदर से आई और बरामदे में फैले हुए खाने को देखकर आग बबूला हो गई और गुस्से में आओ देखा ना ताओ सास के सर पर टीवी का रिमोट दे मारा। बुढ़िया, ढंग से खाना खाना भी नहीं आता, बूढ़ी हो गई हो, बच्चों की तरह खाना खाती है, खाने की भी तमीज़ नहीं है, आराम आराम से खाना खाती, अब पूरा घर गंदा कर दिया, पूरी दीवारें खराब कर दी। जल्दी से उनकी सफाई करो, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मैंने कहा था खाना खाने के बाद रसोई के बर्तन साफ कर देना, तूने तो पूरा घर ही फैला कर रख दिया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से पूरे घर को साफ कर दो, उसके बाद ही मैं अपने कमरे से निकलूँगी। तुम्हारी गंदगी देखकर कि मुझे भी उल्टी आ जाएगी। ऋचा ने अनीता जी के सर पर रिमोट इतना तेज मारा था कि उनके सर से खून निकलने लगा। बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर अनीता जी बरामदे के कोने में ठिठक कर खड़ी रह गई। बहुत देर तक खड़ी खड़ी रोती रही, अपनी किस्मत को कोसती रही। हे भगवान, इससे तो अच्छा मुझे ऊपर ही उठा लो। मुझे बहू बेटे के साथ नरक की जिंदगी नहीं जीनी। बहू बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, भूखों मार रहे हैं। अपने ही घर में भिखारियों की तरह खाना मांगकर खाना पड़ता है। एक समय था जब यह घर मेरा था, पूरी रसोई मेरी थी, मन में जो आता था वह बनाती थी,
मन भर के सबको खिलाती थी। हमेशा बेटे के मनपसंद का खाना बनाती थी। अगर आधी रात को भी बेटा कुछ खाने की फरमाइश करता तो मैं उसको कभी मना नहीं करती थी। लेकिन आज बेटा कितना बदल गया है। बहू ने बेटे के सामने ही मुझे बासी रोटी दी तो बेटे ने एक बार भी मना नहीं किया। जिसको मैं तीनों समय गर्म गर्म बनाकर खिलाती थी, आज वही बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहा है। बहुत देर तक अनीता जी कोने में खड़ी खड़ी अपनी किस्मत को कोसती रही और फूट फूट कर रोती रही। अब आज उनके पति भी नहीं है जिससे वो अपने मन का गुबार निकाल सके। एक बेटी सपना जो नोएडा शहर में रहती है, साल 2 साल में उनका आना होता है। बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, इसीलिए आ ही नहीं पाती है। कभी कभार फ़ोन पर बात होती है तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करने देती। अनीता जी यह सब बातें सोच ही रही थी, तब तक ऋचा कमरे से चिल्लाती हुई कहती है, कोने में टीसू बनकर ही खड़ी रहोगी या घर में फैलाई हुई गंदगी भी साफ करोगी? बहू की आवाज़ सुनकर अनीता जी डर गई और जल्दी से पूरे बरामदे की सफाई करने में जुट गई। रसोई का सारा काम निपटाकर अनीता जी अपने कमरे में आती हैं। ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते हुए वह कमरे में आकर खटिया पर गिर पड़ती है। थकान इतनी ज़्यादा हो गई है कि गिरते ही सो जाती है। दूसरे दिन ऋचा अनीता जी की चारपाई कमरे से निकालकर आंगन के एक कोने में डाल देती है। अनीता जी कहती हैं, बहू आंगन में बहुत गर्मी होती है, कमरे में पंखा भी है, आंगन में ऐसी गर्मी में मैं रात में कैसे सोऊंगी? मेरी चारपाई आंगन में मत डालो। ए बुढ़िया चुप कर, मुझे उस कमरे की ज़रूरत है और तेरे लिए इतना बड़ा कमरा मैं नहीं छोड़ सकती। रात आंगन में सो जाया कर और दिन में आंगन में जो छोटा सा नीम का पेड़ लगा है उसके नीचे अपनी चारपाई खिसका लिया कर। कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से तू आंगन में ही रहेगी और पूरे घर की रखवाली करेगी। अनीता जी का बेटा अजय, जो कि अपने पिताजी के कपड़ों की दुकान को संभालता है, पास में ही एक छोटे से और उसके पिता के एक कपड़े की दुकान थी। पिता के जाने के बाद अजय उसी दुकान पे बैठने लगा। सुबह 7 बजे दुकान पे चला जाता, दोपहर में खाना खाने के लिए आता और रात को 8 बजे तक वह दुकान को बंद करके घर आ जाता। न जाने कितनी बार अजय ने अपनी माँ को उस चारपाई पर आंगन में गर्मी में लेटे हुए देखा है। कभी धूप से परेशान तो कभी मक्खियाँ उसको परेशान कर रही है, कभी रात में मच्छर काट रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कभी अजय ने अपनी माँ से कहा हो कि माँ तुम अंदर कमरे में जाकर लेट जाओ, बाहर आंगन में बहुत गर्मी है। उसे अपनी माँ के इस हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अनीता जी की बेटी सपना का अजय के पास फ़ोन आता है कि भैया बच्चों की गर्मियों की छुट्टी लग गई है तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। 2 साल से मायके नहीं आई हूँ, माँ से भी नहीं मिली हूँ। इस बार समय मिला है तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आ जाऊँ। अगले 10 दिन बाद का रिजर्वेशन हो गया है, 10 दिन बाद मैं आ जाऊँगी। सपना के आने की बात सुनकर अजय को जैसे सांप सूंघ गया हो। उससे ना हाँ कहते बन रहा था और ना ही ना कहते बन रहा था। ऋचा की छाती पर जैसे सांप लौट रहे हो अपनी ननद के घर आने की बात सुन करके, क्योंकि उसे अब अपनी ननद के सामने अच्छा बनकर रहना पड़ेगा, सास की सेवा करनी पड़ेगी, समय से खाना देना पड़ेगा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि सपना के सामने अजय और ऋचा दोनों ही अच्छा बनने का नाटक करते हैं और सपना को भी यही पता है कि उसके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसे तो अपनी माँ की हकीकत कुछ पता ही नहीं है कि उसके भैया भाभी उसकी माँ को कितना परेशान करते हैं। एक पालतू जानवर की तरह घर में रखे हुए हैं, समय से खाने को भी नहीं देते, घर के सारे काम करवाते हैं। लेकिन अचानक से सपना 2 दिन बाद ही अपने मायके आ गई। मायके में जैसे ही वह घर के अंदर आती है तो तपती हुई धूप में एक छोटे से नीम के पेड़ के नीचे देखती है कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई है, सूख कर कांटा हो गई है। ऐसा लग रहा है सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, मांस तो रहा ही नहीं, पूरी चारपाई में चिपकी हुई है। पहले तो सपना जान ही नहीं पाई कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी है। जब नज़दीक गई तो देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ तुम इतनी धूप में आंगन में क्यों लेटी हो? कितनी गर्म लू चल रही है, तुम्हें लपट लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, अपने कमरे में जाओ। बेटी की आवाज़ सुनकर अनीता जी हाथों को की टेक लगाकर चारपाई से उठकर बैठती हैं। खुशी के मारे आंखों से आंसू आ गए।
बेटी को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ की ऐसी हालत देखकर सपना कहती है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। इतने दिनों से तुम आई नहीं थी, आज देखा तो खुशी के मारे आंखें भर आई है। माँ, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, कितनी दुबली हो गई हो, खाना ठीक से नहीं खाती हो क्या? बेटी की बात सुनकर अनीता जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। तब तक ऋचा को बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अपने कमरे से बाहर निकलकर आई, सामने ननद सपना को देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सपना के पास आई, कहती है, अरे दीदी, आप तो 10 दिन बाद आने वाली थी, फिर अचानक से आज कैसे आ गई? और आने से पहले आपने फ़ोन भी नहीं किया, कम से कम एक बार बता तो देती। अरे भाभी, रिजर्वेशन तो हमारा 10 दिन बाद का ही था, लेकिन इनको अपने ऑफिस के काम से इधर तक आना था, तो सोचा इनके साथ ही मायके चली जाती हूँ। अकेले बच्चों के साथ आने में भी दिक्कत होती है, और सोचा आप सबको सरप्राइज़ देकर खुश कर दूंगी, यही सोचकर आपको नहीं बताया। सपना की बात सुन करके ऋचा बातें बनाते हुए कहती है, फिर भी दीदी, आने से पहले बताना तो चाहिए, कम से कम मैं आपके लिए कुछ तैयारी करके रखती। ऋचा अच्छा बनने का नाटक करते हुए अपनी ननद को कूलर वाले कमरे में ले गई और अपनी सास को भी डांटते हुए कहती है, क्या माँ जी, दोपहर में आंगन में लेटी हो, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो अंदर कूलर में चलकर लेटना। दीदी, अब आप ही समझाओ माँ जी को, बहुत जिद्दी हो गई है, बुढ़ापे में हर बात पर जिद करने लगी है। कितना भी समझा लो, लेकिन अपनी ही करती है। अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो कल को मुझे ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी। आखिर मेरे अलावा इनका है ही कौन? हम ही है तो उनको बुढ़ापे पर देखेंगे। लड़के आखिरकार होते किस लिए हैं? बातें बनाते हुए ऋचा ने कहा। भाभी की बातें सुनकर के सपना बहुत खुश हो गई कि उसकी भाभी कितनी अच्छी है, जो उसकी माँ का इतना ख्याल रखती है। माँ का हाथ पकड़कर सपना कमरे में लेकर आई और समझाते हुए कहती है, माँ, तुम भाभी की बात को माना करो, ऐसा आंगन में मत लेटा करो। अनीता जी धीरे से बड़बड़ाई, बहू की ही तो बात मान रही हूँ, तभी तो आंगन में लेटी हूँ। अनीता जी इतना कह ही पाती कि ऋचा अपनी आवाज़ को कड़क करते हुए अनीता जी की तरफ आंखें निकालती है और आंखों ही आंखों में अनीता जी को चुप रहने का इशारा करती है, जिसे सपना नहीं देख पाती। और बेचारी अनीता जी अपनी बहू की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर डर गई और अपनी बेटी से कुछ नहीं कहा, चुप हो गई। लेकिन सपना को कुछ तो इस बार अपने मायके में अटपटा लग रहा था। एक तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान थी, और माँ की चुप्पी को देखकर भी वो परेशान हो जाती थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। कई बार सपना ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन बेचारी अनीता जी अपनी बहू के डर से बेटी से कुछ कह ना सकी। अपने मायके के बदलाव को सपना महसूस तो कर रही थी, लेकिन भाभी के व्यवहार को देखकर उसे लगता था कि हो सकता है यह उसके मन का वहम हो। माँ का बुढ़ापा है, खाना ठीक से नहीं खा पाती है, इसीलिए शायद दुबली पतली हो गई है। ऋचा ने रसोई में जाकर ननद के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, जो कि ननद की नज़रों में उसे अच्छा बनना था। खाना परोसकर कमरे में लेकर आई। सपना ने माँ से कहा, माँ, तुम भी खाना खा लो, खाने का समय हो गया है। खाना की थाली देखते ही अनीता जी उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे बरसों से भूखी हो। इतना अच्छा खाना उन्होंने सच में बहुत सालों से नहीं खाया था। अच्छा खाना तो क्या, बहू बेटे उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देते थे, रूखा सूखा बासी खाना देते थे, वही उन्हें खाना पड़ता था। लेकिन आज बेटी के पूछने पर जब व्यंजनों से भरी हुई थाली उनके सामने आई तो अनीता जी से रहा नहीं गया। वह थोड़ी ही देर में पूरे खाने की थाली चट कर गई। सपना एकटक अपनी माँ के इस व्यवहार को देखती रही। उसने अपनी माँ को खाते हुए बिल्कुल भी नहीं टोका। थोड़ी देर में ऋचा कमरे में पूड़ियाँ लेकर आई। जब उसने देखा कि उसकी बूढ़ी सास ननद के लिए लगाई गई थाली को खा गई, तो बड़ी बड़ी आंखें अपनी सास की तरफ निकाली। बहू को देखते ही अनीता जी का हाथ खाने में रुक गया। उन्होंने थाली एक तरफ खिसका दी और एक तरफ को मुंह करके बैठ गई। सपना को समझ में आ रहा था कि जैसे ही भाभी माँ के सामने आती है, माँ एकदम से डर जाती है। पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर भाभी माँ के साथ गलत व्यवहार करती है तो मेरे लिए इतना कुछ कैसे कर रही है?
दोपहर का खाना खाने के बाद सभी लोग रात में इकट्ठे बैठे हैं। रीचा अपने पति अजय से खुसफुसाते हुए कहती है, अब तुम्हारी बहन घर आ गई है। सीधे सीधे अपनी बहन से पास के शहर वाले प्लॉट की बात कर लो। जो तुम्हारे पिताजी, तो वो प्लॉट उनके नाम कर गए थे। जब तुम्हारी बहन के नाम तुम्हारे पिता ने वो प्लॉट किया था, तब तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे और उनके पति भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करते थे। इसलिए बूढ़ा इतना बड़ा प्लॉट बेटी के नाम कर गया। बूढ़ा तो मरकर चला गया, लेकिन मेरे लिए मुसीबत छोड़ गया। उस प्लॉट के चक्कर में इसकी इतनी आवभगत करनी पड़ती है। एक बार वो प्लॉट मेरे कब्जे में आ जाए, फिर बताती हूँ माँ बेटी को। मैं तो कभी ना बुलाऊंगी। तेज बोलो तो हम भी सुन ले, अजय बात को बनाते हुए कहता है। अरे कुछ नहीं सपना, तुम्हारी भाभी कह रही थी सपना दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है। अब तो जीजा जी भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, ससुराल में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। नोएडा जैसे शहर में रहती हैं, खूब सारे पैसे हो गए हैं। हाँ भैया, यह सब आपका आशीर्वाद ही है। अजय बात को बढ़ाता हुआ कहता है, मैं तो कह रहा हूँ जब सब कुछ तुम्हारे पास हो गया है सपना, तो जो पिताजी ने प्लॉट तुम्हारे नाम किया था उसको तुम हमें वापस कर दो। तुम्हें तो पता है दुकान भी ठीक ठाक नहीं चलती, 3 बच्चे हैं, घर के खर्च बढ़ गए हैं, ऊपर से माँ की बीमारी में भी बहुत सारा खर्चा होता है। और जो प्लॉट पिताजी ने तुम्हें दिया था वह शहर के बीचों बीच में है, जिसकी कीमत आज के समय में 40 लाख से कम नहीं है। अजय की बात सुन कर के सपना कहती है, हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी कि वो प्लॉट अब अपने मायके में भाई भाभी को वापस कर दूंगी। अब मुझे मायके की प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करना भैया, अभी मैं 10 दिन तक रुकूंगी, तैयार करवा लेना। मैं वो प्लॉट आपके नाम कर जाऊंगी, मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी माँ का ख्याल बुढ़ापे पर आप दोनों को ही रखना है, तो उनकी प्रॉपर्टी पर हक आपका ही बनता है। अब मैं यही चाहती हूँ कि आप माँ के बुढ़ापे पर अच्छे से देखभाल करें, उनकी सेवा करें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ खुश रहे। सपना की बात सुन कर के अजय और रीचा खुशी से फूले नहीं समाते हैं और प्लॉट अपने नाम होने की बात सुन कर के झट से रीचा अनीता जी के पास आती है और उनके पैर पकड़कर दबाने लगती है। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, हम तो माँ को अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे, खूब सेवा करेंगे। लेकिन अनीता जी बार बार अपने पैरों को बहू के हाथों से खींच रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहू जितना पैर नहीं दबाएगी, उससे ज़्यादा बेटी के जाने के बाद मेरे ऊपर जुल्म ढाएगी। दूसरे दिन ही ऋचा और अजय प्लॉट को अपने नाम करवाने के लिए कागज़ बनवाने के लिए चले जाते हैं। इधर सपना अपनी माँ से कुछ पूछने की या जानने की कोशिश करती है कि माँ इतनी बदली बदली सी क्यों है, चुप चुप क्यों है, मुझे डरी सहमी सी क्यों लग रही है। लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तभी सपना का भतीजा, जो कि 12 साल का है, अपनी बुआ से कहता है कि उसे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। सपना रसोई में भतीजे के लिए खाना परोसने चली जाती है, तो पीछे पीछे भतीजा भी आ जाता है। रसोई में रखी हुई बासी रोटियों को देखकर कहता है, अरे यह तो दादी का खाना है, मैं दादी को देकर आता हूँ। भागकर रोटियों को दादी के सामने फेंक देता है। पीछे से सपना रोकते हुए बाहर आती है और कहती है, यह क्या कर रहे हो? दादी को बासी रोटियां क्यों दे रहे हो? बुआ, दादी तो हमेशा बासी रोटियां ही खाती हैं, मम्मी उनको यही खाने देती है और दादी अंदर कमरे में नहीं, बाहर नीम के नीचे चारपाई पर सोती है। भतीजे की बात सुनकर सपना के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जो भाभी भाई उनके सामने इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। माँ के साथ ऐसा अत्याचार देखकर सपना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हिम्मत करके माँ के पास आई। तुम्हारे सर पे ये चोट कैसी लगी है? कुछ नहीं बेटा, नहाते समय गिर गई थी, उसी की चोट लग गई है, जबकि वह चोट तो रिमोट की थी, जो कि बहू ने मारा था। सपना समझ जाती है कि माँ को भाभी ने बहुत डरा कर रखा है, इसलिए वह कुछ भी बोलने से डरती है और उसे माँ के डरे सहमे व्यवहार का पता चल जाता है। कुछ बातें अपने भतीजे से पूछती है। छोटा सा भतीजा बुआ से सब कुछ कह देता है, जिसे सुनकर सपना का दिल दहल जाता है। वह भाई भाभी को सबक सिखाने का निर्णय लेती है। उसे पता है अगर वह सीधे सीधे भाई भाभी से कुछ कहेगी तो दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे,
बल्कि उसे ही गलत ठहरा देंगे। और तो और मुझे मायके की प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा देंगे। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं उन दोनों के अत्याचार का पर्दाफाश कर सकूं। यही सोचकर सपना मौका पाकर एक दिन जब उसके भाई भाभी किसी काम से बाहर घर से बाहर गए होते हैं, पूरे घर में सीसीटीवी लगवा देती है और जानबूझकर किसी न किसी काम के बहाने घर से बाहर चली जाती है। अकेले में माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इस बात को वह जान सके और रिकॉर्डिंग को देख सके। सपना के ससुराल जाने के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऋचा बढ़िया सा खाना सपना के लिए लेकर आती है। सपना खाने की थाली को माँ को दे देती है। उसे कुछ ज़रूरी काम आ जाता है जिसकी वजह से वह बाहर चली जाती है। इधर ऋचा जब सास के हाथ में गरम गरम खाने की थाली देखती है तो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है। बूढ़ी सास के हाथ से थाली को छीन लेती है और अनीता जी के बालों को पकड़कर जोर से खींचकर कहती है, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई गरम गरम खाना खाने की? भूल गई तेरी औकात बासी खाना खाने की है? मेरे सामने मुझसे गरम गरम रोटी खाना बनवाकर खा रही है। तेरी बेटी को जाने दे, फिर तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर वह जोर से धक्का देती है जिससे अनीता जी का सर दीवार से जाकर टकरा गया। बहुत तेज चोट लग गई। बाहर बाजार में एक दुकान पर बैठी हुई सपना फ़ोन के कैमरे में यह सब कुछ दृश्य देख रही थी। यह सब देखकर उसका दिल दहल रहा था। मन कर रहा था कि अभी जाकर भाभी को तो थप्पड़ लगाए। ऋचा इतने पर भी नहीं रुकती। बहुत जोर से सास का हाथ पकड़कर रसोई में ले गई जहाँ बर्तनों का ढेर लगा है। कहती है, जल्दी से इनको धुल दो, जब तक तेरी बेटी आ रही है उससे पहले साफ हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। बहुत सेवा करवा ली तूने पिछले 1 हफ्ते में। आधे घंटे बाद सपना घर आ गई। सपना को देखते ही उसकी भाभी कहती है, दीदी, आज खाना खाने के बाद कोर्ट चलना है। तुम्हारे भैया ने सारे कागज़ तैयार करवा लिए हैं, बस दस्तखत करने की देरी रह गई है। सपना कहती है, हाँ भाभी, बस दस्तखत करने की देरी रह गई है, लेकिन अभी घर तुम्हारा नहीं हुआ है। आपको प्लॉट के साथ साथ कुछ और भी देना है। और क्या देना है दीदी? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? सपना भाभी के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ लगाती है। गाल पर पड़े थप्पड़ को देखकर ऋचा तमतमा जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? सपना चिल्लाकर कहती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बाल को पकड़कर दीवार में मारने की, उनके सर पर रिमोट मारने की, बासी खाना खिलाने की, डरा धमका कर रखने की? ननद के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर ऋचा की बोलती बंद हो गई। तब तक कमरे से कागजात निकालकर अजय भी आ गया। ऋचा रोती हुई शिकायत करती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा है। अजय चिल्लाते हुए सपना से कहता है, तुम पागल हो गई हो सपना, जो अपनी बड़ी भाभी पर हाथ उठा रही हो। क्या यही सीखा है तुमने अपने बड़ों से कि बड़ों पे हाथ उठाना? वाह भैया, आज मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कल तक तुम्हारी पत्नी मेरी बुजुर्ग माँ के ऊपर हाथ उठाती थी, उसके साथ अत्याचार करती थी, वह तो आपको दिखाई ना दिया। माँ के साथ अत्याचार करने में आप भी भागीदार हैं। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो क्या कर लोगी? तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, ऋचा चिल्लाते हुए कहती है। सपना बाहर खड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर को आवाज़ देते हुए कहती है, आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को, और इन दोनों की काली करतूतों को भी देख लीजिए। इन दोनों की सारी करतूतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। सीसीटीवी कैमरे की बात सुनकर अजय और ऋचा चारों तरफ घर में नज़र दौड़ाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कैमरे लगे हुए हैं। जब सीसीटीवी कैमरा पुलिस देखती है कि इन दोनों ने माँ के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, कितना अत्याचार किया है, एक पल गंवाए बिना दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते सपना भाई भाभी को कहती है, अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में काटो। रही बात माँ की, तो मैं माँ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उनकी सेवा करूँगी और उन्हें बहुत प्यार से अपने साथ रखूँगी। चलो माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब इस घर में आपको रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी आपके साथ है। इतना कह के सपना अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है। बहुत अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखती है, समय पर इलाज करती है। अनीता जी को अपनी बेटी के घर में बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो जाती है।
अपनी माँ को स्वस्थ देखकर सपना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।